हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि यूपीएससी का फॉर्म कब आएगा। यूपीएससी की मैम डिटेल जानकारी दे दीजिए, ए टू जेड सारी की सारी डिटेल बता दीजिए यूपीएससी के बारे में। कौन कौन से पोस्ट होते हैं, कितने तरह के एग्जाम होते हैं, कितने लेवल का एग्जाम होता है, फॉर्म की फीस क्या होती है, फॉर्म कब आते हैं, सारी चीजें ए टू जेड अगर आप जानना चाहते हो तो ये यूपीएससी की वीडियो आपके लिए, मतलब सब कुछ जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी। इसके बाहर की जानकारी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हर एक फॉर्म, हर तरह के एग्जाम और हर तरह की पोस्ट, उसके अंदर कौन कौन से पोस्ट होते हैं, सब कुछ हम कवर करेंगे। मेडिकल वालों के लिए भी, इंजीनियर्स के लिए भी, आपके साइंटिस्ट लेवल का भी, आपके कॉमन जो सिविल सर्विसेज है, सबको हम कवर करेंगे आज की वीडियो में। यूपीएससी की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। इसके बाहर आपको जाना नहीं पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए। यूपीएससी जिसका फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग भी कहते हैं। यूपीएससी क्या है? एक आपका नेशनल लेवल का एग्जाम है। ये कैसा एग्जाम है? नेशनल लेवल, यानी भारत के सभी बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। केवल इंडियन बच्चे ही दे सकते हैं, बाहर के बच्चे नहीं दे सकते। ओनली इंडियन सिटीजन यहाँ पे अलाउड होते हैं, ठीक है। बाहर के बच्चे अलाउड नहीं होते। और क्योंकि ये नेशनल लेवल एग्जाम है तो इसमें जितने भी सर्टिफिकेट आप लगाते हो, सर्टिफिकेट वो सेंट्रल लेवल के होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सेंट्रल लेवल के होने चाहिए। सेंट्रल लेवल, इसमें कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट आप लगा रहे हो, कोई भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, वो सेंट्रल लेवल का बना होना चाहिए। और अगर आप ओबीसी हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो तो आपका जो सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। 2025 के बाद का, उसके एक दिन भी पहले का नहीं चलेगा। तो उसी अकॉर्डिंग आप यूज करिएगा। इस फॉर्म को भरने के लिए देखिए क्या होता है। ये फॉर्म कई स्टेप में भरे जाते हैं। पहला जो स्टेप होता है, स्टेप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। स्टेप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, देखिए इसका जो स्टेप होता है सभी तरह के लिए, अभी मैं आपको 11-12 तरह का एग्जाम इसके अंदर बताऊंगी। इसमें 11 से 12 तरह के पेपर होते हैं। उन सभी पेपर के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है? नंबर 1, पहला काम करना होता है CAF, यानी कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको भरना होता है। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, जिसे आप CAF कहते हो। और पहले इसी को OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कहा जाता था। पर अब आपने OTR पहले कर रखा हो तो वो कैंसिल हो चुका है, क्योंकि नया वेबसाइट आ गई है, नया पोर्टल आ गया इसके लिए। तो CAF अब होता है। उसी OTR को हमने नाम बदल करके CAF रख दिया है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। तो जिसने भी OTR किया था वो अब वैलिड नहीं है, आपको CAF भरना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला स्टेप ये होता है, चाहे आप जिस भी पोस्ट के लिए, जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हो यूपीएससी के तहत, आपको ये भरना पड़ेगा। ये सबको भरना है, ऑल स्टूडेंट्स, ऑल कैंडिडेट, सारे के सारे कैंडिडेट्स को ये भरना है, ठीक है। दूसरा काम होता है एग्जाम वाइज अपना फॉर्म भरिए। एग्जाम वाइज फॉर्म, अब एग्जाम अलग अलग होते हैं, इसमें बहुत सारे अलग अलग एग्जाम होते हैं, अभी उनके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। इसमें कुछ में आपका प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स के अलग फॉर्म आते हैं। कुछ में आपका मेंस होता है, मेंस के अलग फॉर्म आते हैं, ठीक है। फिर इंटरव्यू होता है आपका, तो वो सबके लिए अलग अलग होगा। लेकिन ये वाला फॉर्म सबके लिए सेम है और अभी नहीं आया है। ये फॉर्म आने वाला है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं आया है। आजकल में कभी भी आ सकता है। 14 जनवरी को ही आने वाला था, लेकिन ये फॉर्म अभी तक नहीं आया है। ये फॉर्म हमेशा जनवरी फरवरी के बीच में ही आता है, लेकिन अभी तक नहीं आया है। जबकि यूपीएससी ने दावा किया था कि 14 जनवरी को फॉर्म निकाल देगी, लेकिन अभी तक ये फॉर्म नहीं आया है। तो वेट करिए फर्दर नोटिफिकेशन की। फिलहाल के लिए ये परीक्षाएं स्थगित की गई हैं, यानी कि रोकी गई हैं। इसका नोटिफिकेशन कभी भी आ जाएगा। हाँ, ये परीक्षाएं होंगी जरूर, कभी कैंसिल नहीं होती हैं, होंगी जरूर। लेकिन क्यों स्थगित किया गया है, क्यों रोका गया है, इसका कोई कारण यूपीएससी ने नहीं दिया है, ठीक है। चलो, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बात है ये समझने की कि कौन कौन से एग्जाम इसके तहत होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कुल 11 तरह के, पहले 12 तरह के होते थे, लेकिन एक को 2 में मर्ज कर दिया गया। अब टोटल 11 तरह के होते हैं, 11 टोटल एग्जाम्स होते हैं।
और उसमें अलग अलग पोस्ट होती हैं। क्या होती हैं? अलग अलग पोस्ट होती है, आपके मार्क्स के हिसाब से अलग अलग पोस्ट आपको मिलती है, या फिर आप जो प्रेफरेंस डालते हो कि मुझे ये वाली पोस्ट चाहिए, उस हिसाब से आपको मिलती है। ठीक है, तो वो कौन से 11 तरह के टोटल एग्जाम है, उसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, क्या एलिजिबिलिटी रहती है, सब कुछ आज के वीडियो में हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है आपका सबसे पहला और सबसे फेमस है आपका सिविल सर्विसेज एग्जाम, जिसे आप CSE कहते हो। क्या कहते हो? CSE कहते हो, CSE। ये आपका सबसे फेमस है, सबसे रिस्पेक्टेड एग्जाम है। ठीक है, इस CSE एग्जाम में क्या होता है? इस CSE एग्जाम में आपको पहली बार तो CAF फॉर्म भरना होता है। CAF के बाद प्रीलिम्स का फॉर्म आता है, आपको प्रीलिम्स का फॉर्म भरना होता है। और प्रीलिम्स जो लोग क्वालिफाई करेंगे वही किस में जाएंगे? मेंस में जाएंगे। और जो लोग मेंस क्वालिफाई करेंगे वो लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग जाएंगे आपके इंटरव्यू में। ये इसका पैटर्न होता है, ये काम आपको करना होता है। पहले CAF भरो, एक फॉर्म भर जाएगा, फिर प्रीलिम्स। ये दोनों फॉर्म लगे हाथ आपको भरने होते हैं, एक साथ ही भरने होते हैं। ये दोनों फॉर्म भर के आप एग्जाम दोगे। एग्जाम आपका क्वालिफाई हुआ तो मेंस में जाओगे, मेंस क्वालिफाई हुआ तो इंटरव्यू में जाओगे। ये दोनों फॉर्म इकट्ठे आते हैं, ये बाद में आता है, ये बाद में आता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसके लिए कोई अलग से फॉर्म नहीं आता वैसे, बस मेंस का और प्रीलिम्स का आपका मेन है। ठीक है, CAF और प्रीलिम्स भर करके प्रीलिम्स का एग्जाम दो, फिर क्वालिफाई करो, मेंस का एग्जाम दो। क्लियर है? और ये जो एग्जाम्स होते हैं वो कब होते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। प्रीलिम्स आपका मई जून में होता है, प्रीलिम्स आपका मई जून में से कभी भी हो सकता है। और मेंस जो है वो आपका अगस्त सितंबर में से कभी भी हो जाता है, अगस्त सितंबर में से कभी भी हो जाता है। उसके बाद फिर इंटरव्यू की डेट आती है। तो ये सिविल सर्विसेज एग्जाम के बारे में, ये पहला है। और इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती हैं देख लो जरा। इसमें टोटल 14 पोस्ट होती हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सी पोस्ट को प्रायोरिटी देते हो और आप कितने मार्क्स ले आते हो, उस हिसाब से आपको पोस्ट मिलती है। पहला है आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसे आप IAS कहते हो। फिर है आपका IPS यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस। फिर है आपका IFS इंडियन फॉरेन सर्विस। फिर है आपका इनकम टैक्स ऑफिसर। फिर है आपका कस्टम सर्विस एंड GST ऑफिसर। फिर है आपका इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ऑफिसर। उसके बाद है इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस ऑफिसर। ये 7 पोस्ट हो गई। उसके बाद 7 यहाँ पे हैं। ICLS यानी कि इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस। ठीक है, इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस। फिर आपका है DANICS, DANIPS जो भी बोल दो उसको। उसके बाद पौंडीचेरी आपका सिविल सर्विस। इतने 14 तरह के पोस्ट इसमें निकलते हैं। आपका मार्क्स और आपका जो प्रेफरेंस है वो बताएगा कि आपको कौन सा मिलेगा। जब आप ये मेंस का फॉर्म भरते हो ना, जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हो और मेंस का फॉर्म भरते हो, तो मेंस के फॉर्म में आपको प्रेफरेंस डालना होता है। प्रेफरेंस कि आप कौन सी पोस्ट को प्रिफर कर रहे हो। तो एक सीक्वेंस में प्रेफरेंस डालना होता है कि आप कौन कौन सी पोस्ट को प्रिफर कर रहे हो, किसको आप पहले पे रखना चाहते हो, किसको दूसरे पे। वो आपकी प्रेफरेंस वहां से सेट की जाती है। और प्रीलिम्स में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करना होता है वो भी बता देती हूँ। प्रीलिम्स में क्या होता है देखो, प्रीलिम्स के फॉर्म में क्या क्या लगेगा। प्रीलिम्स फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे प्रीलिम्स फॉर्म में? पहली बात तो नाम, पता, एड्रेस, आधार कार्ड, ये सब तो आपको मालूम ही है। डॉक्यूमेंट बता रही हूँ डायरेक्ट। डॉक्यूमेंट में आधार लगता है, आधार कार्ड आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपकी मार्कशीट लगती है, मार्कशीट ग्रेजुएशन तक की मार्कशीट लगती है आपकी। ये सिर्फ ग्रेजुएशन के बच्चे दे सकते हैं, चाहे आपने जिस भी फील्ड से ग्रेजुएशन किया हो आप इस एग्जाम को दे सकते हो, लेकिन ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी फोटो लगती है, आपका साइन लगता है, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट लगता है, कैटेगरी सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपका लगता है कि अगर आपका कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है, जैसे आप PWD हो या कुछ और हो, तो एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट भी यहीं पे आपके लगते हैं। और बाकी डिटेल्स, नाम, पता वगैरह ये सब तो पूछा ही जाता है, वो नॉर्मल सी बात है। और इसे कितने लोग भर सकते हैं? जिनकी उम्र 21 से 32 साल के बीच में हो वही इसे भर सकते हैं। हाँ, कास्ट वाइज एज रिलैक्सेशन दिया गया है, वो आप पढ़ सकते हो। कास्ट वाइज अलग अलग एज रिलैक्सेशन होती हैं, लेकिन फिलहाल के लिए यही डॉक्यूमेंट्स और यही आपके लिए वैलिड होंगी। और आपका ग्रेजुएशन पूरा होना जरूरी है, आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है।
आपका क्या होना जरूरी है, आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ये सबसे फेमस और सबसे पहला एग्जामिनेशन है। इसके बाद दूसरे नंबर पे है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जिसे आप IFOS कहते हो, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में भी आपको क्या करना होता है, CAF भरना होता है, और सेम टू सेम जो आपने प्रीलिम्स पहले भरा था वही वाला प्रीलिम्स का एग्जाम होता है। प्रीलिम्स दोनों के लिए सेम होता है, चाहे वो CSE हो चाहे वो IFOS हो, प्रीलिम्स और CAF सेम होता है, लेकिन ये सेम एज CSE, सेम एज CSE। ठीक है, और साथ साथ में इसका जब आप मेंस का फॉर्म भरते हो तो वो अलग होता है, और इसका जो इंटरव्यू होता है वो अलग होता है। तो प्रीलिम्स में जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए सेम चीजें लगेंगी आपकी, लेकिन इसमें एक जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी ये है, एलिजिबिलिटी इसमें ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बायो से रिलेटेड फील्ड में ग्रेजुएशन करना होगा, बायो फील्ड में ग्रेजुएशन करना होगा। ठीक है, या फिर आपने मैथ से फील्ड से ग्रेजुएशन कर रखा हो, मैथ की फील्ड से, या फिर आपने फिजिक्स से, या फिर आपने केमिस्ट्री से, यानी कि साइंस के किसी भी फील्ड से आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। और इसमें भी एज लिमिट आपकी 21 से लेकर के 32 वर्ष के बीच में ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अगला देख लेते हैं। तीसरा है आपका NDA या NA आप उसे कह लो, ये 12वीं पास के बाद देना होता है। 12वीं पास के बाद अगर आप डिफेंस में एंट्री चाहते हो तो ये एग्जाम देना होता है। इसमें पहले आपको CAF तो भरना ही पड़ेगा, CAF भरने के बाद रिटन एग्जाम का फॉर्म भरना होता है, रिटन आपका एग्जाम होता है। उसके बाद SSB एग्जाम होता है, जिसे आप एक तरह से इंटरव्यू कहते हो। इस इंटरव्यू के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो ये बहुत लंबी चौड़ी बात है, NDA पे मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, इसमें आप रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के बारे में डिटेल में जान सकते हो। अगर आपको जानना है तो वीडियो का लिंक मैं लास्ट में दे दूंगी, आप आराम से देख लेना। और अगर आप चाहोगे कि हाँ मैम फिर से एक नया वीडियो बना दो NDA पे या CDS पे, तो आप जिस पे भी नया वीडियो चाहते हो एक बार कॉमेंट कर देना, उस पर डिटेल्ड नया वीडियो मैं अलग से बना दूंगी। इसमें क्या क्या पोस्ट होती है, इसमें आर्मी में जॉब लगती है, नेवी में भी लगती है, एयरफोर्स में भी लगती है। आर्मी में लेफ्टिनेंट की जॉब लगती है, इसी तरह नेवी में भी अच्छे ऑफिसर पोस्ट पे लगती है, एयरफोर्स में भी ऑफिसर पोस्ट पे आपकी जॉब लगती है। तो ये 12वीं करने के बाद 3 साल का आपको BA या BSc करना होता है, उसके बाद फिर आपकी ये सारे पोस्ट पे नौकरी लगती है। ठीक है, इसके लिए भी आपको NDA एग्जाम देना पड़ेगा, NDA 12वीं के बाद देते हैं। और इसमें जो उम्र होती है, इसमें जो आपकी उम्र होती है, उम्र बता देती हूँ, एज जो है वो आपकी 16.5 से लेकर के 19.5 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। और इसमें आपके नेवी और एयरफोर्स में, नेवी या फिर एयरफोर्स में जाने के लिए आपका फिजिक्स प्लस मैथ होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप आर्मी में जाना चाहते हो तो उसमें आप कोई भी सब्जेक्ट से किए हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओनली अनमैरिड कैंडिडेट्स एलिजिबल है, मैरिज जिनका हो गया है वो एलिजिबल नहीं होते NDA में। ओके, आगे बढ़ते हैं। चौथा, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, जिसे आप CDS कहते हो। CDS पे भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, हालांकि मैं इस वीडियो में भी बता रही हूँ इन बातों को। ग्रेजुएट लेवल डिफेंस एंट्री होती है, यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो तो आप जा सकते हो। जैसे NDA 12 पास के बाद जाते हैं, वैसे ये वाला ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं। इसमें भी आपका इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी और आपका ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में जाने का आपको मौका मिलता है, और वहां से ऑफिसर्स बनने का आपको मौका मिलता है। इसमें अगर बात करूं तो इसमें आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। नेवी में जाने के लिए आपका इंजीनियरिंग होना ज़रूरी है, नेवी के लिए इंजीनियरिंग होना ज़रूरी है। ठीक है, एयरफोर्स के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए मैथ और फिजिक्स से। एयरफोर्स के लिए ग्रेजुएशन किससे होना चाहिए, मैथ और फिजिक्स से होना चाहिए। लेकिन अगर आप मिलिट्री में जाना चाहते हो तो किसी भी से आपने ग्रेजुएशन किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और अगर उम्र की बात करें तो मिलिट्री वालों के लिए उम्र होनी चाहिए 19 से 24 साल के बीच में। OTA के लिए उम्र होना चाहिए 19 से 25 साल के बीच में। नेवी और एयरफोर्स के लिए उम्र आपका 19 से 23 साल के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये आपके जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और पोस्ट है फॉर कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। इन सब में आपकी 1 लाख के लगभग सैलरी होती है, सब में, जितना भी मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, अगला बात, इसके बाद है आपका CAPF, असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट पे आपकी भर्ती होती है। कहाँ कहाँ होती है, असिस्टेंट कमांडेंट आप बन सकते हो BSF में, CRPF में, CISF में, ITBP में या SSB में। ठीक है,
तो इन सारे फोर्सेज में, इन सारे जो मिलिट्री फोर्सेज है, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, इसमें आपका असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में भर्ती होता है और इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा। CAF तो सबको भरना है, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, इन सब में जाने के लिए जो आपके पैरामिलिट्री फोर्सेज है, इनको हम पैरामिलिट्री फोर्स कहते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स में जाने के लिए आपको ये प्रोसीजर अपनानी पड़ती है। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी ये है कि आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ग्रेजुएशन आपने किसी भी फील्ड से किया हो चलेगा, आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है और साथ साथ में आप 20 से 25 साल के बीच में होना चाहिए, 20 से 25 वर्ष के बीच में आप होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट छठवां, इंजीनियरिंग सर्विसेज, जिसे आप ESE या IES कहते हो। ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज, अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है तो इंजीनियरिंग वालों के लिए ये होता है, इसमें आपका BE या BTech होना जरूरी है। BE या BTech आप किए हुए होना चाहिए। BE या BTech हो तो आपको रेलवे, CPWD, डिफेंस, पावर और टेलीकॉम जैसी डिपार्टमेंट में आपको इंजीनियर की नौकरी मिलती है। और आपकी ब्रांच क्या होनी चाहिए? सिविल सर्विसेज, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। और आपको क्लास 1 का इंजीनियर, ग्रुप A का इंजीनियर बनाया जाता है, जिसमें अगेन आपकी लाख रुपए तक सैलरी होती है। ठीक है, प्लस एक्स्ट्रा तो आपको और मिलता है, लाख रुपए तक इन हैंड सैलरी होती है। तो ये आपका इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। इसी तरह से सातवां आपका मेडिकल से रिलेटेड है। जो भी MBBS कर चुके हों और वो गवर्नमेंट डॉक्टर बनना चाहते हैं एकदम टॉप लेवल का, तो उसके लिए आपका UPSC का एग्जाम होता है MBBS वाले स्टूडेंट्स के लिए। इसमें क्या होता है? इसमें आपको असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर बनाया जाता है या जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर बनाया जाता है या मेडिकल ऑफिसर इन म्यूनिसिपल या NDMC में बनाया जाता है। इसके लिए MBBS वाले ही एलिजिबल है, बाकी कोई एलिजिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सातवां है आपका, अच्छा वही सेम चीज है। नेक्स्ट आठवां, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, इसमें क्या होता है? NDMC में आप ऑफिसर बनते हो, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में, और आपका इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन होना चाहिए, जैसे कि BCom वगैरह आपका होना चाहिए। ठीक है, इस तरह का आपका होना चाहिए, तभी आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में जा सकते हो। फिर आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स में हो, ठीक है, और आपकी एज जो है वो 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए आपकी एज। ठीक है, 30 ईयर्स। नेक्स्ट, इसके बाद आता है आपका 9वां, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस। इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में स्टैटिस्टिक्स के बैकग्राउंड वाले जा सकते हैं और ये स्टैटिस्टिकल सर्विस ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले की बात कर लेते हैं। ये है आपका जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन। पहले इसी में 2 एग्जाम होता था, पर उसी को मिला करके अब 1 कर दिया गया है, तभी आपके 12 ना होकर के अब 11 एग्जाम होते हैं। इसमें जियोलॉजिस्ट, जियोफिजिसिस्ट, केमिस्ट या साइंटिस्ट ग्रुप A की नौकरी आपको मिलती है। अगेन लाख रुपए तक सैलरी होती है। इसमें भी जियोलॉजी और जियोफिजिक्स का बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, यानी कि आपका क्वालिफिकेशन MSc या MTech होना चाहिए। और किस फील्ड में होना चाहिए आपका जियोलॉजी के फील्ड में, जियोलॉजी से आपने किया हो या फिर आपने जियोफिजिक्स से किया हो, या फिर आपने हाइड्रोजियो से किया हो, हाइड्रोजियोलॉजी इससे किया हो। और आपकी एज जो है वो 21 से 32 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, 21 से 32 साल के बीच में होनी चाहिए, तभी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11वां जो है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर या फैकल्टी एग्जाम आप इसे कहते हो। इससे असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम पे भर्ती होती है, लेक्चरर में सब्जेक्ट वाइज भर्ती होती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी आपकी हैं और टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पे आप प्रोफेसर का काम कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए अगेन आपका कम से कम तो मास्टर्स होना चाहिए। मास्टर्स, चाहे आप MA की हो, MSc की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें आपका मास्टर होना चाहिए। दूसरी बात, आप UGC नेट या फिर जो CSIR नेट होता है उसको आप क्वालिफाई किए हुए होना चाहिए। अगर आप ये क्वालिफाई नहीं किए हो तो कम से कम आपका PhD होना चाहिए, यानी कि इन दोनों में से एक हो या फिर आपका PhD हो। इतना होने पे ही तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो ये एग्जाम देने की एलिजिबिलिटी हो गई। तो इतने तरह के एग्जाम आपके UPSC में होते हैं, इतने तरह की पोस्ट जो है वो आपके UPSC में अवेलेबल हैं। इतने सारे तरह की पोस्ट आपके UPSC में अवेलेबल है। ठीक है, तो इन सारी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इन सब के लिए UPSC ही एग्जाम कंडक्ट कराती है, बस एग्जाम अलग अलग होते हैं। 11 के 11 तरह के फॉर्म होते हैं, लेकिन जो CAF फॉर्म है वो सबको भरना होता है।
जो आपका CAF फॉर्म है, CAF, वो सबको भरना होता है। जो मैंने 11 टाइप्स आपको बताए, उन सारे 11 तरह के लिए आपको CAF फॉर्म भरना होता है। CAF के बाद जो आपको चाहिए 11 टाइप में से, उसका फॉर्म आपको अलग से भरना होता है और अलग अलग उसकी प्रिपरेशन होती है। ठीक है, तो आपको पूरी बात समझ में आ गई। मैंने A to Z आपको पूरा का पूरा बता दिया कि यूपीएससी क्या है। यूपीएससी एक तरह का एग्जाम है जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है और टॉप लेवल की गवर्नमेंट जॉब मिलती है। सबसे टॉप लेवल का एग्जाम्स ये होते हैं, टॉप लेवल की सैलरी आपको इसमें मिलती है। गवर्नमेंट में इससे ज़्यादा सैलरी शायद ही कहीं पॉसिबल हो, इतनी ज़्यादा सैलरी यहाँ पे मिलती है और इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट यहाँ पे मिलती है यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के थ्रू। ठीक है, दूसरी बात ये कि ये एग्जाम साल में एक बार कराए जाते हैं और अलग अलग स्टेजेस में कराए जाते हैं। हर साल इनके फॉर्म आते हैं, जो फॉर्म अभी आने वाला है, 14 जनवरी को आने वाला था लेकिन स्थगित करके उसको थोड़ा डिले कर दिया गया है। तो इसी लगभग आपके फॉर्म आते हैं, इसी लगभग आपको फॉर्म भरने होते हैं। अगर आप हमसे फॉर्म भरवाना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैम जब भी नोटिफिकेशन आए आप खुद कॉल करके हमें बता दो आप हमारा फॉर्म भर दो, तो ये मेरा फ़ोन नंबर है 6393798060। ये मेरा फ़ोन नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम आपको QR कोड भेजेंगे। 200 का पेमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हो और अगर फॉर्म भराना है तो 1500 का पेमेंट करके आप हमसे फॉर्म भरा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे चार्जेस हैं, आप चाहो तो उसके लिए प्रोसीड कर सकते हो। और अगर बात करें यूपीएससी के फॉर्म भरने में फॉर्म की फीस कितनी लगती है, तो मेल के लिए और EWS हो या जनरल हो, मेल के लिए 100 रुपये लगता है, फीमेल के लिए और SC ST PWD के लिए 0 रुपये लगता है, एक भी पैसा नहीं लगता है फॉर्म भरने का। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। कोई दिक्कत कोई परेशानी होती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कॉमेंट में बताइए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। Thank you for watching. Bye. Take care.